हेलो बच्चों, अपना ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज बहुत ही अच्छा दिन है, बेहद ही खास दिन है, क्योंकि आज मैट्रिक बोर्ड परीक्षा बिहार बोर्ड का रिजल्ट आया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे का रिजल्ट बहुत अच्छा आया होगा। आप लोग अब आगे की प्रिपरेशन तैयारी करने में लग गए होंगे। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपने अच्छा रिजल्ट लाया। अब आगे आप लोग और मेहनत करें और बेहतरीन रिजल्ट आए। अपने समाज, अपने गांव, अपने गार्जियन का मनोबल ऊंचा उठाएं, उनका सम्मान बढ़ाएं, उनका नाम रोशन करें। तो चलिए बच्चे, अब हम आज फिर फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है, प्रकाश का परावर्तन, उनका आज वस्तु की स्थिति को लेकर के आए हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन चाहे हो सकता कभी लॉन्ग भी दे देता है, कभी शॉर्ट भी, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन फिक्स होता है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इस पर चर्चा करना बहुत ही जरूरी है। आज उसी पर हम लोग चर्चा करने आए हैं। तो जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, उन बच्चों को मैं बोलूं कि आप अपना ऑनलाइन क्लासेस को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, परिवार वालों को भी बताइए, हमसे जुड़िए। अपना ऑनलाइन क्लासेस आपको मंजिल तक पहुंचा के ही दम लेगा। आपको सारी सब्जेक्ट की पढ़ाई यहाँ पर बिल्कुल फ्री मिलेगी। तो बच्चों, चलिए अब शुरुआत करते हैं। आज हम लोग वस्तु की स्थिति को जानते हैं अवतल दर्पण में, खास करके वहाँ, और उत्तल दर्पण में भी जानेंगे, उसमें बहुत कम होता है। तो आज अवतल और उत्तल दोनों के बारे में जानेंगे, वस्तु की स्थिति के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे बच्चे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, वस्तु की स्थिति कहाँ पे होनी चाहिए, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बननी चाहिए। बच्चे आप अंदर ही अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। वो हमेशा उल्टा कर देते हैं, सही ऑप्शन को नहीं ढूंढ पाते या सही आंसर नहीं लिख पाते, वो बार बार याद करते हैं और भूल जाते हैं। आज आपको बेहतरीन ट्रिक के साथ हम आपको बताएंगे, जो आप जिंदगी में फिर कभी नहीं भूल पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। आप लोग एक बार विश्वास करके तो देखिए, फिर आपका अपना ऑनलाइन क्लासेस आपको मंजिल पर पहुंचा कर ही छोड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे आज हम लोग बात करेंगे अवतल दर्पण। क्या बच्चों? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति। बच्चों, आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग ट्रिक के साथ जानेंगे, एक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे जो आप कभी भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए, पहले हम क्या करते हैं, एक अवतल दर्पण बनाते हैं। क्या करेंगे बच्चों? एक अवतल दर्पण बनाएंगे। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे? अब हम लोग क्या करेंगे, एक प्रधान अक्ष में खींचेंगे। अब फिर क्या करेंगे, चलो अवतल दर्पण, इसका क्या होता है, बाहर का भाग जो है, उभरा हुआ भाग जो है, वो कलई किया हुआ रहता है। ठीक है, ये धसा हुआ भाग जो है, यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन होता है। तो अब बच्चे, हम लोग आज विभिन्न स्थिति के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो आज जानेंगे, क्या कि वस्तु, सबसे पहले देखिए, ये होता है ध्रुव। ठीक है, ये हो गया ध्रुव। उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये हो जाएगा आपका फोकस। यहाँ पर ये हो जाएगा आपका वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र हो गया। ये फोकस हो गया, ये वक्रता त्रिज्या हो गया। इधर जो है, ये अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों?
अनंत यानी जिसका कोई अंत नहीं है। अब देखिए यहीं पे आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, ध्यान से देखना है। क्या होता है कि सबसे पहले जो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो कहाँ वो कैसे बनेगा, तो वस्तु के अनुसार बनेगा। तो कैसे बनेगा, तो वस्तु के स्थिति से बनेगा। स्थिति का मतलब है कि वस्तु कहाँ पर है, कहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं एक तरफ से। सबसे पहले क्या लेंगे, वस्तु कहाँ होगा, तो क्या होगा, अनंत पर होगा। फिर वस्तु कहाँ पर होगा, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच होगा। तो सी लिखे हैं। फिर वस्तु कहाँ होगा, तो फिर वस्तु वक्रता केंद्र या सी पर होगा। फिर वस्तु कहाँ होगा, वक्रता केंद्र और कहाँ होगा, वक्रता केंद्र और उसके बाद फोकस के बीच होगा। पांचवा कंडीशन कहाँ होगा, वस्तु फोकस पर होगा। छठा कंडीशन कहाँ होगा बच्चों, फोकस तथा ध्रुव के बीच होगा। फिर वस्तु कहाँ होगा, सातवां कंडीशन ध्रुव पर होगा। फिर एक बार इसको रिकॉल करते हैं। पहले वस्तु कहाँ लेंगे, अनंत पर लेंगे। बच्चों ध्यान से देखिएगा, पहले कहाँ लेंगे, अनंत पर लेंगे। उसके बाद क्या आएंगे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच लेंगे। फिर वक्रता केंद्र पर लेंगे। फिर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच लेंगे। फिर फोकस पे लेंगे। फिर फोकस और ध्रुव के बीच लेंगे। फिर ध्रुव पर रखेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है, यानी इस पर वस्तु की स्थिति 7 होगी। बच्चों ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा। क्या होगा, अनंत पर, दूसरा क्या होगा, अनंत था वक्रता केंद्र के बीच। ये देखिए, ये प्रतिबिंब बनाइए और दिमाग में फिट कर लीजिए। पहला वस्तु अनंत पर होगा, दूसरा अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच, तीसरा वक्रता केंद्र पर, चौथा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, पांचवा फोकस पर, छठा फोकस तथा ध्रुव के बीच और सातवां ध्रुव पर। एक तरफ से हम लोग वस्तु को आगे धीरे धीरे करते जा रहे हैं, अलग अलग स्थितियों में रख रहे हैं, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग पढ़े। अब देखिए, ये तो हो गया प्रतिबिंब की स्थिति। क्या हो गया, ये प्रतिबिंब की स्थिति। क्या है बच्चों, ये प्रतिबिंब की स्थिति, सॉरी वस्तु की स्थिति, सॉरी ये वस्तु की स्थिति है। क्या है ये, वस्तु की स्थिति, यानी वस्तु हम यहां पर रख रहे हैं। अब दूसरा क्या होगा, ये तो वस्तु यहां पर रहेगा, तो आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि सर वस्तु हम यदि अनंत पर रखते हैं, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं, फोकस पर रखते हैं, ध्रुव पर रखते हैं, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो बच्चों बिल्कुल घबराना नहीं है, बच्चों बिल्कुल घबराना नहीं है। क्या हो जाएगा, अब प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की क्या होगा, स्थिति। अब देखिए नंबर याद रखिएगा, नंबर 1 2 3 4 5 6 7। एक को मानेंगे अनंत, दो को मानेंगे अनंत था वक्रता केंद्र के बीच, तीन को मानेंगे वक्रता केंद्र पर, चार को मानेंगे वक्रता केंद्र फोकस के बीच, पांचवा को मानेंगे फोकस पर, छठा को मानेंगे फोकस था ध्रुव के बीच और सातवां को मानेंगे
ध्रुव पर। अब देखिए बच्चों, इसको सीधा, तो अब क्या करते हैं इस कंडीशन में, आप लोगों को यह 5 तक जो है, 1 से 5 तक यहाँ बिल्कुल अपोजिट कर देंगे। बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखिए, 1 से 5 तक जो है यहाँ पर अपोजिट कर देंगे, प्रतिबिंब वही बनेगा। ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दिमाग में बैठा लीजिए। कैसे? यदि अनंत पर होगा तो यहाँ पर क्या है, 5, वस्तु का स्थिति क्या होगा, 5 होगा। मतलब किस पर बनेगा 5, क्या है, एफ पर। क्या होगा बच्चों, प्रतिबिंब कहां बनेगा, एफ पर। अब देखिए यहाँ 2 है तो फिर अपोजिट का क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 4। 4 क्या है, वक्रता केंद्र, सी तथा एफ के बीच, यानी क्या होगा, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच। अब यहाँ पे 5 4, यहाँ क्या करेंगे, 3 है तो यहाँ 3 ही। मतलब क्या हो गया, 3 का कंडीशन 3 ही होगा, यानी वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब, वक्रता केंद्र पर यदि वस्तु रहेगी तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। और फिर क्या होगा, 5 4 3, अब क्या होगा बच्चों, 2, यानी 2 क्या होगा, यानी वस्तु कहाँ रहेगा, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2 नंबर, यानी अनंत तथा सी के बीच। क्या होगा, अनंत तथा सी के बीच, यानी वक्रता केंद्र के बीच। और 5वां स्थिति होगा तो यहां पर क्या होगा, 1 हो जाएगा। 1 मतलब क्या होगा कि वस्तु यदि फोकस पर होगा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। यानी 1 से 5 तक बच्चे कंप्लीट कर दिया स्थिति। ध्यान रखिएगा, यदि वस्तु की स्थिति 1 पर होगा तो प्रतिबिंब 5 पर बनेगा, वस्तु की स्थिति 2 पर, यानी 2 का मतलब आप देख लीजिएगा कि 1 को अनंत, 2 को अनंत तथा सी के बीच, यानी वक्रता केंद्र के बीच, 3 को वक्रता केंद्र, 4 को वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, और 5 को फोकस, 6 को फोकस तथा ध्रुव के बीच, और 7 को ध्रुव पर मानेंगे। तो यानी वस्तु 1 पर रहेगा तो प्रतिबिंब 5 पर बनेगा, यानी फोकस पर। वस्तु का स्थिति 2 पर रहेगा तो फोकस कहाँ, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 4 पर बनेगा। 3 पर रहेगा वस्तु तो प्रतिबिंब 3 पर ही बनेगा। 4 पर रहेगा तो फिर 2 पर बनेगा। 5 पर रहेगा तो 1 पर, यानी अनंत पर बनेगा। अब 6 7 की भी बात करेंगे। पहले 1 से 5 तक क्या होता है, इसका वस्तु का स्थिति को प्रतिबिंब की स्थिति से उल्टा कर देंगे, यानी 1 2 3 4 5, तो यहां लिखेंगे 5 4 3 2 1। बच्चों कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ गया कि नहीं बैठ गया। अब आप इसको कभी नहीं भूलेंगे, यस या नो आप कमेंट्स जरूर करें। अब देखिए, फिर आपके मन में एक चीज और आएगा। पहले हम लोग 5 की बात क्लियर कर लेते हैं, फिर ये 2 आसानी से आपको बता देंगे, आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा कि अब यहाँ पर, अब पहला क्वेश्चन आएगा कि वस्तु की स्थिति अनंत पर रहे, अनंत सी के बीच में रहे, वक्ता केंद्र पर रहे, किसी भी 1 से 7 तक के कंडीशन में आपको दे देगा, तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, तो यहाँ पर 1 से 5 तक तो आपको बता दिए। अब ये भी पूछता है कि प्रतिबिंब बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा, ये भी तो होता है। कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा। तो बच्चों याद रखिएगा कि बहुत दूर से यदि कुछ आता है, दूर का चीज जो है हमको बहुत छोटा दिखता है। हम जितना वस्तु को दूर में देखेंगे वो उतना छोटा दिखेगा, और जितना नजदीक से देखेंगे उतना बड़ा दिखेगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। सूर्य हमको बहुत छोटा दिखता है, लेकिन वो पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, यानी हमारी पृथ्वी को 13 लाख पृथ्वी को वो अपने में समा लेगा। तो इसका मतलब है कि जो चीजें हम जितनी दूर से देखते हैं वो हमें उतना छोटा नजर आता है। तो अब प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, साइज क्या होगा, तो बच्चों क्या करेंगे, जब अनंत पर होगा तो क्या होगा, बहुत छोटा होगा। क्या होगा, बहुत छोटा होगा। क्या होगा बच्चों, बहुत छोटा होगा। क्या होगा यहाँ पर, बहुत छोटा बनेगा।
यानी वस्तु यहाँ रहेगा अनंत पर तो बहुत छोटा बनेगा। उसके बाद क्या होगा, और नजदीक आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, बहुत छोटा से छोटा हो जाएगा, और नजदीक आ जाएगा तो बराबर हो जाएगा, और नजदीक आएगा तो बड़ा बनेगा, और नजदीक आ जाएगा बहुत बड़ा बनेगा। जब बहुत बड़ा बन गया तो अब क्या बनेगा। तो अब ये पांचवा तक पढ़े, इसमें छठा भी देख लेते हैं साइज में कि छठा में क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा के बाद क्या होगा, फिर छोटा होने लगेगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा, बड़ा होगा, फिर क्या होगा, तो वस्तु के बराबर हो जाएगा। हाँ तो कंडीशन देख लिए, क्या होगा, वस्तु अनंत पर होगा यानी बहुत दूर से आएगी तो बहुत छोटा होगा। उसके बाद अनंतता वक्ता केंद्र के बीच तो छोटा होगा, वक्ता केंद्र पर तो बराबर होगा, वक्ता केंद्र और फोकस के बीच तो बड़ा बनेगा, फोकस तो बहुत बड़ा बनेगा, और फोकस था ध्रुव के बीच तो बड़ा बनेगा, और ध्रुव पर होगा तो बराबर। और याद रखिएगा, वक्ता केंद्र और ध्रुव दोनों पर बराबर प्रतिबिंब बनता है, वो याद नहीं भी रहे तो इस कंडीशन से बहुत छोटा बनेगा, दूर से आ रही, फिर छोटा, और नजदीक आएगा तो छोटा, और नजदीक आएगा तो बराबर, और नजदीक आएगा तो बड़ा दिखने लगेगा, और नजदीक आएगा तो बहुत बड़ा, और नजदीक आएगा तो बड़ा, और नजदीक आएगा तो फिर बराबर। मतलब ये उल्टा, बहुत बड़ा के बाद क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, फिर छोटा होने लगेगा, और फिर बराबर आ जाएगा। तो याद रखिएगा बच्चों, इस तरह से आपको दिमाग में बिठाना है। अब कहिएगा सर, वस्तु का प्रतिबिंब ये भी पूछा जाता है कि इस स्थिति में काल्पनिक बनेगा या वास्तविक बनेगा। तो बच्चों, यदि प्रतिबिंब दर्पण के बाएं साइड बनेगा, ये फोकस यहाँ तक क्या होगा, बाएं साइड बनता है तो क्या होगा कि वो वास्तविक बनता है। क्या बनेगा, वास्तविक। तो अब देखिए यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, वास्तविक। 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 और मात्र ये दोनों कंडीशन में जो है बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, आभासी या काल्पनिक। क्या होगा बच्चों, आभासी या काल्पनिक। बस दो कंडीशन में बच्चे, क्योंकि ये जो ध्रुव यदि प्रतिबिंब ध्रुव पे होता, वस्तु ध्रुव पे होता है तो प्रतिबिंब भी ध्रुव पे बनता है, तो यहाँ भी आभासी बनता है, और इसके पीछे यानी यहाँ जो बनता है वहां भी क्या होगा, पीछे जो बनेगा प्रतिबिंब वहां भी क्या बनेगा, आभासी बनेगा। दो ही कंडीशन में आभासी, नहीं तो 1 से 5 तक में वास्तविक प्रतिबिंब ही बनता है। यानी दिमाग में बैठा लेंगे, 1 से 5 तक का कंडीशन वास्तविक, 6-7 आभासी। 1 से 5 तक कंडीशन वास्तविक, 6-7 आभासी। मुझे यकीन है बच्चे, जिंदगी में आप नहीं भूल पाएंगे। 1 से 5 तक वास्तविक, 6-7 आभासी। सिंपल सा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये 6 और 7 का प्रतिबिंब का स्थिति ने बताए कि सर ये कहाँ बनेगा। तो बच्चों अब क्या होता है कि यदि वस्तु फोकस तथा ध्रुव का, क्योंकि दो कंडीशन नहीं बने, 5 तक तो बता दिए, यदि वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच रहेगा तो प्रतिबिंब जो है इसका पीछे बनता है। कब कहाँ बनेगा ये, दर्पण के पीछे। कहाँ बनेगा, याद रखिएगा बच्चों, दर्पण के पीछे। कहाँ बनेगा बच्चों, दर्पण के पीछे। यानी वस्तु यहाँ पर रहेगा तो दर्पण के पीछे, और ध्रुव पर रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो ध्रुव पर ही बनेगा बच्चे, ध्रुव पर बनेगा। दो कंडीशन याद रखिएगा, मात्र 6-7, 6 वाला कंडीशन दर्पण के पीछे, और ये ध्रुव वाला ध्रुव पर ही बनता है। याद रखिएगा, वक्रता केंद्र वाला और ध्रुव वाला, वक्ता केंद्र वाला प्रतिबिंब वक्ता केंद्र पर ही बनता है, और ध्रुव वाला प्रतिबिंब ध्रुव पर ही बनता है। यानी 5 तक इस तरह याद कर लीजिएगा, वस्तु का स्थिति 1 से 5 तक, प्रतिबिंब का स्थिति उसका उल्टा 5, 4, 3, 2, 1, और इसका दूर से, बहुत दूर से तो बहुत छोटा, उसके बाद छोटा, उसके बाद बराबर, उसके बाद बड़ा, फिर बहुत बड़ा, फिर उसके बाद फिर घटने लगेगा तो बड़ा,
बराबर। और उसके बाद 5 तक में कंडीशन वास्तविक ही होगा। क्या होगा? वास्तविक ही होगा। और उसके बाद 2 ही कंडीशन में आभासी बनेगा। 5 तक का प्रतिबिंब वास्तविक और 2 तक का प्रतिबिंब आभासी बनेगा। बच्चे क्लियर हैं? बोलिए यस और नो। बोलिए बच्चे यस और नो। आपको कमेंट में जवाब देना है, कमेंट करना है कि आपको आज का क्लास समझ में आया कि नहीं आया, आप याद कर पाए कि नहीं कर पाए, आपके दिमाग में सच में बैठा कि नहीं बैठा। अपना ऑनलाइन क्लासेस के राजेश सर के द्वारा पढ़ाया गया फिजिक्स आपको कैसा लगा, कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए अब हम लोग इसको, पहले आप लोग क्या कीजिएगा, इसका एक बार क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लीजिए बच्चे स्क्रीनशॉट, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चे इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए बच्चे? जल्दी बताइए। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, तो चलिए फिर स्क्रीनशॉट ले लिए, हम लोग क्या करते हैं, तो उसी को एक बार जो प्रिंटिंग किया हुआ है हम लोग क्या करें, एक बार देख लेते हैं। बच्चों हम जो भी पढ़ा रहे हैं मेरे ऐप पर, जब चैप्टर खत्म होगा तो सारा पीडीएफ आपको ऐप पर मिल जाएगा और उस पर सारा क्वेश्चन बैंक भी मिलेगा, मॉडल सेट मॉडल पेपर भी मिलेगा, टेस्ट भी आप ऑनलाइन दे सकते हैं। सारी व्यवस्थाएं हम करवा रहे हैं और सब चीज़ 1 2 3 दिन में समान हो जाएगा। सारी चीज़ें आपको मिलने शुरू हो जाएंगी, वो भी बिल्कुल फ्री और वो भी बेहतरीन कंटेंट। तो चलिए बच्चों अब हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब वही है बच्चों, यहाँ पर हम ये जो फिगर है इनके साथ दिखाया गया है वही है कि जब वस्तु अवतल दर्पण, ये क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको देख लेते हैं। तो हम जिस तरह से बताए हैं कि हम लोग पहला पढ़े थे कि जब वस्तु अनंत पर स्थित है, ठीक है बच्चों, उनका ये फिगर है। जब वस्तु क्या होगा, अनंत पर होगा। क्या होगा बच्चे, जब वस्तु क्या होगा, अनंत पर स्थित है। तो हम बता दिए थे कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा वस्तु, फोकस पर बनेगा। अब एक चीज और है कि जब आपको एक चीज बताए थे कि अब ये भी पूछा जाता है कि आप लोग एक चीज नहीं बता पाए कि वो वस्तु सीधा होगा या उल्टा होगा। तो बच्चे मैं बता दूं कि वस्तु यदि काल्पनिक होगा तो सीधा होगा। क्या होगा वस्तु, बच्चों यदि वस्तु कैसा होगा, यदि प्रतिबिंब जो है वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, काल्पनिक होगा या आभासी होगा तो सीधा होगा। बस याद रखना है, आभासी होगा तो सीधा, वास्तविक होगा तो उल्टा। ठीक है बच्चों, वास्तविक होगा तो उल्टा, काल्पनिक होगा तो सीधा। तो चलिए, तो क्या होगा इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं कि वस्तु यदि अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। उसका ये फिगर है, आप लोग देख लीजिएगा कि वस्तु यदि अनंत पर स्थित है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। 1 2 3 4 करके समझा दिए थे कि वस्तु फोकस पर बनेगा और कैसा बनेगा वो भी हम बता दिए हैं। दूसरा कंडीशन बच्चों ये है कि जब वस्तु अनंत और अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र के बीच होगा, ये भी हम बता दिए हैं। उसका ये फिगर है, तो कैसा बनेगा आपको हम एक एक चीज समझा चुके हैं। आप उनमें देख लीजिएगा कि वस्तु अनंत और अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र के बीच बनेगा तो कैसा बनेगा आप लोगों को हम बता दिए हैं। तीसरा है कि जब वस्तु
अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र पर स्थित होगा। तो इसके बारे में भी आपको हम बता दिए हैं। ये फिगर है, आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों को प्रिंटिंग नोट मिल जाएगा। नेक्स्ट, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र और फोकस के बीच स्थित है तो कहाँ बनेगा, इनका ये फिगर है, आप लोग देख लीजिएगा। हम बिल्कुल बारीकी से आप लोगों को बता चुके हैं, वही स्थिति है जो बताए हैं, और ये आपका फिगर है, आप लोग आसानी से आराम से देख कर लीजिएगा, आपको नोट्स मिल जाएगा। ये भी है कि जब वस्तु का स्थिति क्या था, अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये सारा फिगर में है, बनाया हुआ है, सारा स्थिति हम बता दिए हैं, आप लोग देख लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये लास्ट कंडीशन जो था, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित है, उनका जो ये प्रतिबिंब है, ये इमेज मैंने बनवा दिया है, प्रिंट करवा दिया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा अच्छा से। आपको सारा स्थिति बता दिए हैं, कैसे याद रखना है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, कैसा बनेगा, सब कुछ बता दिए हैं, और आप लोगों को याद भी हो गया होगा। चलिए, तो अब ये स्थिति तो क्लियर कर दिए हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे, अब आगे पढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर हम लिख भी दिए हैं, प्रिंट करवा दिए हम लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा कि वस्तु ध्रुव पर होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो ध्रुव पर बनेगा, वास्तविक आभासी बनेगा, सीधा या उल्टा बनेगा, वस्तु से बड़ा या छोटा बनेगा। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि आपका वक्त नहीं जाया करेंगे, क्योंकि मैं बता चुका हूँ, ये सारा प्रिंट करवाया हुआ, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग आराम से देख लीजिएगा, सारा स्थिति हम इसमें दे चुके हैं, ठीक है बच्चा। आप लोग इसमें आसानी से देख करके समझ जाइएगा, हम वो जो आपको बताए उसी का हम लोग प्रिंट करवा दिए हैं। चलिए आगे देख चलते हैं। अब है कि अवतल दर्पण के उपयोग क्या है बच्चों, अवतल दर्पण के उपयोग। तो अवतल दर्पण के बहुत उपयोग है, और पूछ भी देता है एग्जाम में कि अवतल दर्पण के कौन कौन उपयोग हैं। अवतल दर्पण के 2 उपयोग बताएं, अवतल दर्पण के 3 उपयोग बताएं, तो या किसी कोई एग्जाम्पल दे करके कि इस चीज में कौन सा दर्पण का यूज किया जाता है। तो बच्चों मैं बता दूं कि अवतल दर्पण का उपयोग जो है इसमें निम्नलिखित है, क्या है कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में। हजामती दर्पण वो होता है जिसमें हम लोग, जैसे हम लोग नाई के पास जाते हैं और वहाँ जो दर्पण लगा होता है वो अवतल दर्पण लगा होता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि वस्तु की स्थिति थोड़ा बड़ा दिखता है, तो इसलिए क्या होता है कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है, क्योंकि वे चेहरे को क्या करते हैं, सीधा, बड़ा व तथा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाएगा, चेहरे को सीधा, बड़ा तथा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। अब देखिए, रोगियों का कान, नाक, गला, इस सब का जो जांच होता है, डॉक्टर के पास से जाइएगा, जो कान जांच करने वाला लेंस दर्पण होता है, सॉरी, कान नाक गला, यानी ईएनटी का जो डॉक्टर रहते हैं वो माथा पे लगाए रहते हैं। आप लोग देखिएगा, ईएनटी यानी कान नाक गला का जो डॉक्टर है ना, वो माथे पे एक दर्पण लगाए होते हैं। आप लोग सोचिए क्या है, तो वो उसमें देख लेते हैं। तो उसके रोगियों का इलाज करने के लिए, जांच के लिए जो है, वो जो उसमें जो दर्पण लगा होता है वो अवतल दर्पण होता है। यानी रोगियों के कान, नाक, गले इत्यादि की जांच के लिए अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग सर्च लाइट में, गाड़ियों के अग्रदीपों में, आगे में जो दीप होता है, बल्ब जो होता है, टॉर्च में, टेबल लैंप में, ये सब में क्या होता है, परावर्तक के रूप में अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। किसमें किसमें, सर्च लाइट में, गाड़ियों के अग्रदीप आगे में जो रहता है दीप, टॉर्च में, टॉर्च तो आप लोग जानते ही हैं, टेबल लैंप जिसमें हम लोग पढ़ते हैं टेबल पे लगा के, ये सब में परावर्तक के रूप में क्या किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सौर भट्टियों में, सोलर फर्नेसेस में सूर्य से आती उष्मा को, ऊर्जा को बड़े बड़े अवतल दर्पणों द्वारा छोटी जगह पर केंद्रित किया जाता है, और इससे प्राप्त उष्मा से कई प्रकार के उपयोग लिए जाते हैं। मतलब सौर भट्टियों में भी यह यूज होता है। यानी कभी भी एक एक एग्जाम्पल पूछे तो एक दे देना है, 2 पूछे तो 2 देना है, 3 पूछे 3 देना है, 4 पूछे 4 देना है, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। यानी आपको यदि एक एग्जाम्पल 2 3 4 बोले तो आप फटाफट याद कर लीजिए और इससे दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बच्चे, मैं उम्मीद कर रहा हूं
कि आप लोगों को मेरी क्लास बहुत अच्छी लग रही होगी, आप लोग इंजॉयमेंट तरीके से पढ़ रहे होंगे, पूरा एकदम माइंड पर बिल्कुल बोझ नहीं लग रहा होगा, आपको लग रहा है कि सर बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों मेरे कमेंट्स में जरूर लिखें कि आपको मेरा क्लास कैसा लग रहा है। तो चलिए बच्चे आगे पढ़ते हैं। अब है उत्तल दर्पण का उपयोग। पहले उपयोग पढ़ लेते हैं, फिर इनका कंडीशन पढ़ लेंगे। अवतल दर्पण का उपयोग इसका भी पूछा जाता है कि अवतल दर्पण के क्या क्या उपयोग है लिखें, या अवतल दर्पण के एक उपयोग लिखे, तो 1 नंबर का क्वेश्चन होगा। अवतल दर्पण सॉरी उत्तल दर्पण के 2 उपयोग लिखे तो 2 नंबर का रहेगा, या रहेगा अवतल दर्पण के 3 उपयोग लिखे तो 3 या 4 नंबर का रहेगा, या चार उपयोग पूछ दे तो 4 नंबर का। तो उत्तल दर्पण का हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसका उपयोग क्या होता है, सड़क या गली में स्ट्रीट लाइट में क्या होता है, सड़क या गली में क्या होता है, स्ट्रीट लाइट में, स्ट्रीट लाइट उसको बोलते हैं जो गली में सरकार द्वारा देखे होंगे कि लाइट लगा रहता है, एक बड़ा सा खंभा होता है उस पर लाइट लगी रहती है। तो उस पर लाइट में जो क्या होता है कि वो जो गली में या सड़क में कहीं लगी होती है, उसमें परावर्तक के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। मोटर कार, ट्रक, बस इत्यादि में भी उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि साइड मिरर के रूप में गाड़ियों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो आप लोग सीधा लिख दीजिएगा उत्तल दर्पण का। क्या बच्चों, उत्तल दर्पण का, चाहे मोटर कार में लगी हो, ट्रक में, बस में, ये सब। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। आवर्धन, आवर्धन किसे कहते हैं, है ना, ये भी यहां से भी पूछा जाता है कि आवर्धन का डिफिनेशन बताइए। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगा बच्चों, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु का ऊंचाई के रेशियो को आवर्धन कहते हैं। गणित तो पढ़ते होंगे, उसमें पता होगा क्या अनुपात, रेशियो। तो क्या होगा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, रेशियो का मतलब जो है, तो अब प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगा, आवर्धन को एम से सूचित करते हैं, मतलब एम बराबर क्या होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, अब देखिए 2 कंडीशन इसमें आएगा, एक होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो इसको आप लोग h2, और बिंब की ऊंचाई h1, यानी ये रेशियो हो गया। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि क्या करेगा बच्चों, कि कहीं कहीं आपको मिलेगा कि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी देकर भी पूछा जाता है। तो उस कंडीशन में इसका दूसरा होगा, एक होता है -v/u, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये याद रखना है, ठीक है, फिलहाल ये याद रखना है क्या, कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, या फिर कहीं कहीं आपको मिल जाएगा कि h1/h, यदि h मान लीजिए बिंब का ऊंचाई, यानी वस्तु की ऊंचाई, बिंब मतलब क्या हो गया, वस्तु, ठीक है, h और प्रतिबिंब का h1 मान लिए, या इसको मान लिए h2 h1, ठीक है, ये होता है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर, प्रतिबिंब की ऊंचाई नहीं, आवर्धन बराबर क्या होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। समझ गए बच्चों। चलिए अब आगे चलते हैं। अब पूछा जाता, ये भी 3 या 4 नंबर का पूछा जाता है कि अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में अंतर क्या है। ये भी 4 नंबर का पूछा जाता है बच्चों, या कभी कभी 3 नंबर का पूछा जाता है। 3 मार्क्स इसमें आपको डिफरेंट मिल जाएंगे। तो अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में क्या अंतर है। तो अवतल दर्पण की परावर्तक सतह धसी रहती है, आप लोग पढ़ चुके हैं कि वो जो है, यदि अंदर अंदर में धसी होगी, बाहर का कलई क्या रहेगा, तो ये क्या होगा, अवतल दर्पण होगा। क्या होगा, अवतल। और यदि क्या होगा, उभरा रहेगा, अंदर का कलई रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण, यानी उभरा हुआ भाग जिसका परावर्तक सतह हो। तो अवतल दर्पण की परावर्तक सतह क्या होगा, धसा हुआ रहेगा, धसा हुआ है, यहां से परावर्तन होता है। उत्तल दर्पण का इसका अपोजिट हो जाएगा, उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह उभरी रहती है, एक याद तो दूसरा याद फ्री,
यानी अवतल दर्पण की परावर्तक सतह धसी रहती है तो उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह उभरी रहती है। अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है, अवतल दर्पण का फोकस क्या होगा, रियल होता है, वास्तविक होता है। और उत्तल दर्पण का फोकस यदि ये वास्तविक है तो उत्तल दर्पण का क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। अवतल दर्पण वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। आप अभी स्थिति देखे होंगे कि अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनता है। यानी 5 कंडीशन में वास्तविक प्रतिबिंब और 2 कंडीशन में काल्पनिक। जिंदगी में नहीं भूलना है बच्चों, 5 कंडीशन में वास्तविक प्रतिबिंब और 2 कंडीशन में आभासी प्रतिबिंब। आभासी बनेगा या काल्पनिक बनेगा तो सीधा बनेगा, और यदि वास्तविक बनेगा तो वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। ठीक है बच्चों, तो यदि ये दोनों प्रकार करता है, लेकिन उत्तल दर्पण क्या करता है, केवल काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण करता है। याद रखिएगा बच्चों, अवतल दर्पण वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब का निर्माण करता है, लेकिन उत्तल दर्पण केवल वह काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण करता है। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार से बड़ा या छोटा होता है या बराबर भी होता है। अभी बताए बच्चों, वस्तु से बड़ा भी होगा, छोटा भी होगा और बराबर भी होगा, लेकिन उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा बनता है। एक ही चीज बनता है वस्तु से छोटा। क्या बनेगा बच्चों, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का जो बनेगा वस्तु से हमेशा छोटा। याद रखना है क्या कंडीशन इसका है, हमेशा छोटा बनेगा। लेकिन अवतल दर्पण में बड़ा भी बनेगा, छोटा भी बनेगा, बराबर भी बनेगा। याद हो रहा ना बच्चों, मजा आ रहा ना। और इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। ये कितनी बार आप लोगों को पूछा जा चुका बच्चों, इसको याद रखिएगा। बच्चे इसमें कंफ्यूजन भी करते हैं। अवतल तो अभिसारी, उत्तल तो अपसारी। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अवतल अभिसारी, उत्तल तो अपसारी। याद रखिएगा, उत्तल का उठा भाग होता है तो अपमन्ना ऊंचा, तो अपसारी। और इसका अभिसारी, यदि अभिसारी हो गया, अपसारी हो गया तो ये अभिसारी हो गया। इसको कैसे याद रखेंगे, उत्तल दर्पण का क्या होता है, उभरा हुआ भाग यानी उठा हुआ भाग रहता है। उठा का मतलब अप, मतलब ऊपर, तो अब तो अपसारी। और इसका धसा रहता है तो इसका अपसारी होगा तो इसका अभिसारी हो जाएगा। आपको याद रह जाएगा बच्चों। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग अब उत्तल दर्पण का 2 स्थिति देख लेते हैं, प्रतिबिंब कैसे बनता है। अब क्या होता है कि जब वस्तु क्या होगा, अनंत पर होगा। ये उत्तल दर्पण का कंडीशन है, याद रखिएगा बच्चों, भूलिएगा नहीं। ये उत्तल दर्पण का कंडीशन है, इसका उत्तल दर्पण का। जब वस्तु अनंत पर हो, तो जब वस्तु अनंत दूरी पर होती है तो दर्पण से परावर्तित किरणें दर्पण के फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, और प्रतिबिंब उत्तल दर्पण के फोकस दूरी पर बनता है। कहाँ बनता है, फोकस दूरी पर, देखिए यहाँ से। और ये डॉट डॉट का मतलब क्या हो गया, आभासी बनेगा, है ना। ये कहाँ बन रहा है, फोकस पर बन रहा है। यानी वस्तु अनंत से आ रही है तो दर्पण से परावर्तित होकर के कहाँ बन रही है, दर्पण के फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। ये डॉट डॉट का मतलब प्रतीत हो रही है, रियल में आ नहीं रही है। और प्रतिबिंब तो क्या बनेगा, उत्तल दर्पण के फोकस पर बनता है। यानी वस्तु अनंत पर, उसमें भी पढ़े थे हम लोग, अवतल दर्पण में भी वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, इसमें भी वस्तु अनंत पर हो तो फोकस में बनेगा। कोई डाउट बच्चों, नहीं। ठीक है, दूसरा कंडीशन हम लोग देखते हैं। दूसरा कंडीशन क्या, दर्पण के पीछे फोकस पर। हाँ सॉरी, ठीक है। हाँ तो वो देख लिए। अब उसमें एक चीज नहीं देख पाए थे कि प्रतिबिंब का स्थिति क्या होगी, तो दर्पण के पीछे फोकस पर, दर्पण के पीछे फोकस पर बन रही है। ठीक है, और प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, वस्तु से, आपको बताया अभी कि उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। और प्रतिबिंब की प्रति कैसी,
प्रकृति कैसी होगी? आभासी होगा। आपको बताए इसमें केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, और जब आभासी बनेगा तो कैसा होगा? सीधा होगा। कोई दिक्कत बच्चों? यदि वस्तु इसमें भी अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, और कहाँ वस्तु कैसा बनेगा? तो छोटा बने, बहुत छोटा बनेगा। और छोटा और कैसा बनेगा? इसमें हमेशा आभासी बनता है, और आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा। ठीक है बच्चों? और इसका दूसरा कंडीशन देख लेते हैं कि जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच होगा, अनंत और ध्रुव के बीच होगा, तो जब वस्तु उत्तल दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच कहीं भी स्थित हो, देख लीजिएगा, ध्रुव से लेकर के अनंत के बीच कहीं भी हो जाए बीच में, तो प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। प्रतिबिंब दर्पण के ये फोकस जो है, और ये ठीक है, दर्पण के क्या कहाँ बनेगा कि तो प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच बनता है, जो दर्पण के पीछे होता है। कहाँ पे होता है? जो दर्पण के पीछे, मतलब प्रतिबिंब यहां बन रहा है। कहाँ पे? ये है फोकस, ये है ध्रुव, यानी दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। यानी वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच होगा तो प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव के बीच बनेगा। बात समझ रहे हैं? यहाँ ध्रुव है तो यहाँ भी ध्रुव, यानी वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच हो तो प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव के बीच बनेगा। और आपको बताए कि स्थिति कैसा होता है? दर्पण के पीछे ध्रुव पर और फोकस के बीच होगा, ये बता दिए। और कैसा होगा? बहुत छोटा होगा। और आपको ये भी बहुत छोटा होगा। तो यदि प्रतिबिंब प्रकृति कैसी होगी? आभासी। और आपको बता दिए, याद तो एक ही बार में हो गया होगा कि उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी बनता है, और आभासी होगा तो सीधा बनेगा। और वस्तु से हमेशा इसमें क्या होता है? छोटा बनता है प्रतिबिंब। क्या उत्तल दर्पण में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, हमेशा आभासी बनता है, और आभासी बनेगा तो हमेशा सीधा प्रतिबिंब होगा। ठीक है बच्चों? अब कुछ सूत्र है, अब हम लोग बाद में इसको प्रूव करेंगे, इसको देख लेते हैं। F बराबर R/2 होता है, यानी ये अवतल तथा उत्तल दोनों दर्पण के लिए लागू होता है, जिसमें F फोकस दूरी, R क्या होता है? वक्रता केंद्र से दूरी होता है। ठीक है? और R जो है, ये 2 जो है, ये 2 ही है, मतलब F बराबर R/2 होगा। दर्पण का सूत्र ये क्या होता है? 1/u 1/v प्लस 1/u बराबर क्या होता है? 1/f। ये उचित चिन्हों के साथ अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पणों के लिए लगाया जाता है। चिन्ह किसके साथ क्या लगाना है ये आप लोगों को न्यूमेरिकल में हम बताएंगे, चिन्ह परिपाटी में बताएंगे। फिर आवर्धन बराबर क्या होगा? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई आकार। इसका h1 बटा h, या फिर इसको h2/h1 भी कह सकते हैं। ठीक है? और m बराबर -v/u भी होता है, जहां पर आपको बताए थे तभी कि कहीं कहीं क्या होगा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई दिया नहीं रहेगा, वस्तु की ऊंचाई दिया नहीं रहेगा, वहां भी बोलेगा आवर्धन निकालने के लिए, तो वहां पर क्या होगा कि वस्तु की दूरी होगी और प्रतिबिंब की दूरी होगी। वस्तु दूरी होगी, प्रतिबिंब दूरी होगी। वस्तु दूरी को u से, प्रतिबिंब दूरी को v से, f को फोकस दूरी या फोकसांतर को घोषित करते हैं। तो m बराबर यहाँ पे क्या होगा? -v/u। यदि -v/u भी है तो घबराना नहीं है। यहाँ पर कंडीशन ये होगा कि यहाँ पे वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी होगा, ऊंचाई नहीं होगा। बच्चे समझ गए? इसलिए ये मत समझिए गलत हो गया, कहीं m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई भी रहेगा। इसको आप h1/h भी कह सकते हैं, या h'/h भी बोल सकते हैं, या h2/h1 भी बोल सकते हैं। मतलब ये होता है कि प्रतिबिंब ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। और आवर्धन या बराबर यदि वस्तु का दूरी दे दे, ऊंचाई नहीं दे, और प्रतिबिंब का दूरी दे दे, तो उस कंडीशन में -v/u हो जाएगा फॉर्मूला, जहां पर u बराबर वस्तु दूरी और v बराबर प्रतिबिंब दूरी होगा। बच्चों क्लियर हो रहा है? और उसके बाद r क्या है? दर्पण की फोकस दूरी हो गया। आर क्या है? ये आर बराबर दर्पण की वक्रता त्रिज्या हो गया। ठीक है? और यहाँ पे एफ बराबर फोकस दूरी, और ये यहाँ एफ होगा। ठीक है? एफ बराबर क्या होगा? दर्पण की फोकस दूरी है। एफ बराबर आप लोग जानते ही है, एफ बराबर दर्पण का फोकस दूरी होता है। तो बच्चे यह जो अभी जो ये यहाँ पर जो फॉर्मूला हम लिखे हैं, यह इस चैप्टर के लिए बहुत जरूरी है, इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह न्यूमेरिकल कभी कभी पूछ देता है, वो भी बताएंगे उसको कैसे सॉल्व करेंगे। वो भी 3 मार्क 4 मार्क्स का कभी कभी पूछ देता है, तो उसको भी कैसे सॉल्व करेंगे वो भी बताएंगे। तो बच्चों आज का क्लास
कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा। आपको क्या हमारी बातें अच्छी लगी, क्या अच्छी नहीं लगे, ये भी लिखिएगा, ताकि हम आगे आपको और भी सुधार करके बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ा पाएँ। बच्चों, आप हम पे भरोसा कीजिए, हमसे उम्मीद रखिए, एक बार मेरे साथ चलकर देखिए, आपका ऑनलाइन क्लासेस आपको मंजिल पर तक ज़रूर पहुंचाएगा, बीच में कभी छोड़ेगा नहीं। सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त होगी, यूट्यूब पर होगी, और अपना ऑनलाइन क्लासेस का गूगल प्ले स्टोर पर ऐप आ गया है, आप लोग ऐप को डाउनलोड कीजिए, क्योंकि हम जो भी पढ़ाएंगे ये सारा पीडीएफ आपको वहाँ पर फ्री मिल जाएगा। आपको एक भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, टेस्ट लेंगे वो भी फ्री में हो जाएगा, सब कुछ, नोट्स भी फ्री में मिल जाएगा, मॉडल पेपर, मॉडल सेट, सब कुछ फ्री में मिलेगा। तो इसलिए ज़रूर से ज़रूर अपना ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर जरूर करें, दोस्तों को जरूर बताएं। और कोई भी दिक्कत हो तो मेरा एक कॉन्टैक्ट नंबर है, ज़रूर नोट कर लीजिए, उस पर कॉल कीजिए और बोलिए कि गुरुजी हमको ये प्रॉब्लम है, पढ़ाई से रिलेटेड, उसका सॉल्यूशन क्या है। तो नंबर है 9661123890। फिर से रिपीट कर देता हूँ, 9661123890। इस नंबर को नोट कर लीजिए। ये मेरा व्हाट्सएप चैनल भी है, अपना ऑनलाइन क्लासेस व्हाट्सएप चैनल है, आप सर्च करके उस पर जुड़ सकते हैं, या नहीं तो हाई लेकर के भेजिए, हम आपको इस पर लिंक भेज देंगे, आप उससे जुड़ जाइएगा, आपको सारा लिंक उस पर प्रोवाइड किया जाएगा, आपको सारी जानकारी उस पर दी जाएगी। तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जरूर जुड़ें, ठीक है बच्चों। और कोई दिक्कत हो तो इस पर कॉल करें। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का यह क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत मज़ा आया होगा। तो बस बच्चों, अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।